हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद आप सभी को आज फिर से अपने चैनल अर्थ एजुकेशन पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर आया हूं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। ये 2023 का मेरा फर्स्ट वीडियो है आप लोगों के लिए मैथ्स के क्लास में। आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, द अर्थ एजुकेशन को ऑफिशियल को, और मेरे वीडियो के अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आप सभी में से जो भी स्टूडेंट जिसके मैथ कमज़ोर होंगे वो मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा, रेगुलर विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको सबसे पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में बताते हैं। देखिए जैसा कि आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, लास्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे। तो कुछ क्या है आपका टॉपिक में, कुछ है आपका जैसे 5x लिखा हुआ है। ठीक है, 5x में आपको देखोगे तो ये जो x वाला पार्ट है ना, x, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, और ये जो 5 जो है इसको बोलते हैं क्या, हम बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो और टोटल इन दोनों को अगर आप मिला दोगे तो इसको बोला जाता है टर्म। अगर 5 और x दोनों को मिला के बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, टर्म। हिंदी में इसको बोलते हैं पद, वेरिएबल को बोलते हैं चर। ठीक है, और इसको कांस्टेंट को बोलते हैं अचर। 2, 4, 5, 6 जो होता है उसको बोलते हैं जो 4, 5, 1, ये सब के सब आपको क्या कहलाएंगे, तो ये सब आपको कांस्टेंट कहलाएंगे। वेरिएबल जो होगा वो आपका कहलाएगा कितना, x, y, z, ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, पॉलिनोमियल चैप्टर में आपको पढ़ना है इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए अगर आप कहीं पे 5x + 3 लिखा हुआ है, ये कहलाएगा आपका इक्वेशन। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका इक्वेशन कहलाएगा। हिंदी में इसको हम बोलते हैं समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब आता है आपका बात कि पॉलिनोमियल्स क्या है। देखिए कोई भी इक्वेशन में, अगर कोई भी इक्वेशन की बात की जाए तो कोई भी इक्वेशन मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5x + 3 है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में आपका जो है इस x जो है ना, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है। ठीक है, इसका पावर क्या है, तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ। देखिए अगर ऐसा लिखा हुआ है 5 के पावर 2, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 को आप 2 बार मल्टीप्लाई किए, 2 बार गुना किए। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अगर 5 को आपको 100 बार गुना करना है, तो अगर आपको ऐसे लिखना होगा 100 बार, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग भी है, बहुत ज़्यादा पेज भी खाएगा। तो इसको हम एक तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका है। 5 के पावर अगर 100 बार लिखना है, इसका मतलब हुआ कि 5 के पावर में 100 लिख देंगे। इसको हम जनरलाइज अगर करते हैं तो a के पावर अगर लिखा हुआ है n, इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है इसको हम बोलते हैं पावर। हिंदी में इसको बोला जाता है घात। इसको a जो है इसको बोलते हैं हम बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो a हो गया पावर, a हो गया आपका बेस। ठीक, अब जो आपका यहाँ पे 5 के पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई किए गए। सिमिलरली अगर 2 के पावर आपका अगर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 2 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, 2 × 2 × 2। ठीक है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर 8 है आपका लिखा हुआ, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 के पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है, 9 को आप क्या लिख सकते हो, तो 3 × 3। ठीक है, 3 × 3 को लिख सकते हैं 3 के पावर 2। ठीक, अगर आपको 16 लिखना है तो 16 क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 16। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर कितना, 4। ठीक, अब आता है बात कि इक्वेशन जब यहाँ तक आएगी, इक्वेशन जैसे 5x + 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ x के पावर क्या है, कुछ भी नहीं है। हमेशा हम वेरिएबल के पावर को चेक करते हैं। जब कुछ नहीं लिखा होता है तो वहाँ पे क्या लिखा होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये जो हो गया जिसका पावर 1 हो, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जिसका पावर 1 होगा उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब आता है कि अगर पावर बढ़ने लगे, फॉर एग्जांपल के लिए अगर पावर अगर ऐसे लिखा हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर x का क्या है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो है आपका, ये है आपका 2 है। मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है, तो ये 2 है। ठीक है, तो इसको हम पावर, मैक्सिमम पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री है। मैक्सिमम पावर का एक नया वर्ड दे दिया गया, डिग्री। ठीक है, ये डिग्री ही डिसाइड करेगा कि जो इक्वेशन है वो आपका लीनियर इक्वेशन है या कोई अदर इक्वेशन है। अगर वो डिग्री आपका क्या है, अगर वो डिग्री आपका 2 है, डिग्री अगर 2 होती है तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेटिक, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अगर आपका ये ऐसा लिखा हुआ है 2x के पावर 3 प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 1 है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे डिग्री इसकी कितनी है,
डिग्री का मतलब ये हुआ कि एक इक्वेशन का जो मैक्सिमम पावर क्या है, इसके देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। आप पावर में देखिए कौन बड़ा है, 3 बड़ा है, तो इसका मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब इसकी डिग्री क्या होगी, 3 हो जाएगी। जब अगर डिग्री अगर जब 3 हो जाएगा, जब आपका ये डिग्री अगर 3 हो जाएगा, डिग्री अगर आपका ये क्या है 3 है, तो इस कंडीशन में हम इक्वेशन को बोलते हैं क्यूबिक। इस कंडीशन में इक्वेशन क्या बोलते हैं हम, क्यूबिक बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में इक्वेशन को हम बोला जाता है क्यूबिक के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब अभी तक आपने क्या क्या सीखा, इक्वेशन किसे कहते हैं, उसके बाद आपने सीखा डिग्री किसे कहते हैं, आपने लीनियर इक्वेशन के बारे में बात किया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किया, और क्यूबिक के बारे में बात किया। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसका पावर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन अगर है तो लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसका पावर 1 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर है तो इसका मतलब क्या है आपका, कि पावर आपका 2 है। ठीक है, अगर आपका क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसका पावर क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ आपने अभी सीखा है, ये सारे हम को यूज में आएगा, आपको सिलेबस में पढ़ना रहेगा, आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर आप क्यूबिक है तो क्यूबिक पढ़ना नहीं होता है, ठीक, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं वो। ठीक है, इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको हम क्वाड्रेटिक वाला को क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर वाला को लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब हम कुछ चलते हैं कुछ नए बातें की तरफ। ठीक है, अभी तक आपने ये सारी चीज़ सीख ली। अब देखिए, अब एक होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, तो कोफिशिएंट कुछ नहीं, अगर मान लीजिए कि 2x लिखा हुआ है, यहाँ पे 2x लिखा हुआ है, तो 2 का x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, कोफिशिएंट बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में, जो वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में नंबर रहेगा उसको तो हम क्या बोल, कोफिशिएंट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर लिखा हुआ है ऐसे 3x² प्लस में 2x प्लस में 3 है, अभी आपसे पूछा जा रहा है कि x² का कोफिशिएंट क्या है, एक x² का कोफिशिएंट, तो एक x² में किससे मल्टीप्लाई किया गया है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, ठीक है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट 2 है। अगर ठीक है, अगर दूसरे एग्जांपल की हम बात करते हैं, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2x² प्लस माइनस x लिखा हुआ है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो -1 है। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी और कुछ चीज़ें आपका 10th क्लास की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कोई भी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5x लिखा हुआ है, 5x प्लस 3 लिखा हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x की हम किस वैल्यू के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जीरो के बारे में, जीरोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, जीरो के बारे में। देखिए जीरोज क्या होता है, तो जीरोज का मतलब ये हुआ कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा जीरोज के बारे में। जीरो का मतलब ये हुआ कि इक्वेशन जो है किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे x प्लस 3 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका अगर कोई 0 निकालने का मतलब ये हुआ कि जो x प्लस 3 इक्वेशन है वो किस वैल्यू पे 0 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे 0 कब होगा, जब x के जगह पे आप -3 डाल दीजिए, हाँ, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो अदर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कि 3x लिखा हुआ है। ठीक है, 3x प्लस में 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर कोई आपको 0 निकालने की बात करेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू को पुट करके चेक करना पड़ेगा। हम x = 1 रखेंगे पहले, तो क्या हो गया, 3 × 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 + 1 4 हो गया। ठीक, इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, हम कुछ दूसरा वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, जैसे 3 × 2 डाल के इस पर -1, यहाँ पे रखते हैं -1 रखते हैं, तो -1 डाला हमने, +1, ये क्या हो गया आपका, तो -3 + 1। ठीक है, अभी भी क्या हो गया, 0 नहीं हुआ। ठीक है, अभी भी क्या हो गया, -2 आएगा वैल्यू इसकी। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली बात क्या है कि इस तरह का जो वैल्यू है, ऐसे तो आप डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल मेथड से 1 2 0 डाल के आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उस तरह से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है इसमें। आपको अगर देखिए यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड हो गया ये अगर, तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया कि इक्वेशन जो आपका ये जो है 3x ये इक्वेशन है 3x + 1 लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे ना, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे 0 के साथ। मतलब ये हुआ कि 3x + 1 जो है = 0। अब आपको पता है कि 3x = क्या हो जाएगा, 1 माइनस उस तरफ चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। x यहाँ पे मल्टीप्लाई के साथ 3 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा आपकी, -1/3 हो जाएगी।
ठीक है। मतलब ये हुआ कि x जो है, ये इक्वेशन में x की वैल्यू -1/3 को पुट करते हैं तो पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। हम इसको कैसे करते हैं तो देखिए 3 इंटू में -1/3 हो गया, प्लस में 1 हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो गया आपका ये कि देखिए कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, -1 + 1 ये क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक। तो 0 निकालने का तरीका क्या होता है कि हमेशा क्या करते हैं हम कि आपका हम =0 करके निकालते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, यही जो आपने अभी देखा है यही आपका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा उस इक्वेशन का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि देखिए लीनियर इक्वेशन का एक जनरलाइज फॉर्म होता है, ठीक है। जनरलाइज फॉर्म का मतलब ये हुआ जो कि उसका फॉर्मेट कहलाएगा एक तरह से। लीनियर इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म जो होता है वो क्या होता है आपका, ये होता है आपका ax + b होता है। क्या होता है, ax + b, ठीक है। एक पॉलिनोमियल ही इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, px = ax प्लस में b। ये आपका क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन का जनरलाइज फॉर्म हो गया, ठीक है। लीनियर इक्वेशन है ये आपका क्या कहलाएगा, ये लीनियर इक्वेशन, ठीक है, का जनरलाइज फॉर्म है। इसी तरह से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा तो उसका जनरलाइज फॉर्म होता है आपका क्या होता है, ax² प्लस में bx प्लस में c, ठीक है। यहाँ पे a जो है कभी भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और a b और c क्या है, कांस्टेंट होगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, मतलब 2 4 5 6 के रूप में रहेगा वो, ठीक है। अब देखिए हम ax = जो है आपका, हम क्यों हमने क्या किया है कि 0 रखा है, ax = हमने 0 इसलिए नॉट इक्वल टू 0 रखा है कि मान लीजिए कि x को आप 0 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब पूरा वैल्यू ये 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, इक्वेशन फिर से वो बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, इसलिए x को इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। ये आपने देख लिया। अब देखिए जब लीनियर इक्वेशन होगा तो उसका सॉल्यूशन 1 होगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन अगर है, लीनियर इक्वेशन, तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन 1 होगा, ठीक है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके सॉल्यूशन 2 होंगे, मतलब जिसका पावर 2 रहेगा उसका सॉल्यूशन कितना होगा, 2। जिसका मैक्सिमम पावर 1 रहेगा, डिग्री 1 रहेगा, उसके सॉल्यूशन 1 आएगा। क्यूबिक रहेगा तो उसका सॉल्यूशन 3 होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो अभी तक आपने जो निकाला है ये px = क्या था, px = क्या था आपका, ax प्लस में b, ठीक है। अब इसका जीरोज निकालेंगे तो इसका जीरोज निकालने का मतलब क्या हो, x की वैल्यू निकालनी है जिस पे इक्वेशन 0 हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा, ठीक है। क्या इसका फार्मूला -b/a हो जाएगा। ये आया कैसे, तो क्या करना है आपको, px जो है px = 0 कर दो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये ax प्लस में b = 0 हो गया, ठीक है। तो ax = आपका क्या हो गया, -b हो गया। तो x = क्या हो जाएगा यहाँ, x = क्या हो जाएगा आपका, -b/a हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू हो गई, ठीक। मतलब ये है कि लीनियर इक्वेशन का आपका सॉल्यूशन क्या होगा, तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन में क्या होगा, x = -b/a हो जाएगा, ठीक है, x = ठीक। इसी तरह से अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब px = ax² प्लस bx प्लस c है। इस कंडीशन में आपको कैसे निकालोगे इसका, ठीक है। तो इसके भी निकालने के तरीके हैं, तो देखिए इसके निकालने का तरीका आपका क्या है कि इसके भी दो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। तो इसका नाम दे दिया गया है, दो सॉल्यूशन का नाम क्या दिया गया, एक का नाम दिया गया अल्फ़ा, एक का नाम दिया गया बीटा, ठीक है। इसको बोलते हैं अल्फ़ा, इसको बोलते हैं बीटा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसके दो सॉल्यूशन होते हैं, एक का नाम होता है अल्फ़ा, दूसरा का नाम क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। एक का नाम अल्फ़ा, दूसरा का नाम होता है बीटा। अब हम बात करते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे, ठीक है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन में क्या आएगा आपको निकालने का कि आपको इसका सम ऑफ आपको अल्फा बुक पूछा, सम ऑफ द सॉल्यूशन रूट पूछेगा, इसको हम रूट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, रूट भी बोलते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट पूछा जाता है जनरल एग्जाम में, और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट की बात करेगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट की बात करता है, ठीक है, या सम ऑफ द जीरोज की बात। जीरोज का मतलब जीरोज और रूट और सॉल्यूशन एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम जीरोज कैसे निकालेंगे, ये जीरोज ही तो है, इसका अल्फा और बीटा दो सॉल्यूशन, मतलब जो जीरो हो जाएगा। तो हमको अल्फा और बीटा जो है उसका हम जीरोज कैसे निकालते हैं तो मैं बताता हूँ। देखिए सम, ये आपका ये है 10th क्लास का सब्जेक्ट चैप्टर, ये आपका टॉपिक है। सम ऑफ जो जीरोज जो होगा, सम ऑफ द जीरोज, ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है इसका फार्मूला, -b/a होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट
प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ अगर जीरोज की बात किया जाए तो ये क्या हो गया आपका C/A हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द जीरो की बात करा जाए तो C/A हो जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं। देखिए सम ऑफ द जीरोज है, इसका मतलब ये हो बी क्या है, तो बी जो है आपका एक्स का कोफिशिएंट है, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, और ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो में बात करेंगे तो सी का C/A है। सी जो है जो कांस्टेंट टर्म एक क्वांटिटी इक्वेशन में होता है वो है। ठीक है, सी क्या है जो कांस्टेंट टर्म क्वांटिटी इक्वेशन में होता है वो है। और ए जो है ए क्या हो गया एक्स स्क्वायर का आपका जो कोफिशिएंट है वो है। ठीक है, तो इस तरह से अभी आपने क्या पढ़ा, अल्फा और बीटा। तब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं ऐसे कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -B/A। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इजकल टू क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया आपका C/A हो गया। ये दो चीज़ आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज़ आपको इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। इसके आगे एक चैप्टर आएगा उसका नाम होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, उसमें भी इसका काम आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -B/A और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया C/A। अब ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आज मैं जो भी बेसिक टॉपिक पढ़ाया हूँ, आपको बेसिक सारे टॉपिक जो भी मैं पढ़ाया हूँ उसको आप वीडियो को बार बार देखिएगा। अब मैं वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको मैंने मैक्सिमम चीज़ें आपका बेसिक जो पॉलिनोमियल चैप्टर का था सारा मैंने बता दिया है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो NCERT के चैप्टर में दिया हुआ है। देखिए 2.1 है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं बनाने का। ठीक है, वो आपको मैं अब आता स्टार्ट होगा आपको कहाँ से, 2.2 से स्टार्ट होगा। मैं डिटेल से बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखने के लिए आप सभी को थैंक्स है। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में क्या कीजिएगा तो शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।